जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने एक पुलिस वाले की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि अब्दुल राशिद डार नाम के पुलिस वाले को आतंकियों ने कुलगाम जिले के फौदा गांव में गोली मार दी, जिसके बाद घायल अब्दुल डार को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। जानकारी यह भी कि पहले से ही निशाने पर थे अब्दुल राशिद डार और मौका मिलते ही आतंकियों ने उनको निशाना बनाया, उनको गोली मारी। हालांकि जब उनको अस्पताल ले जाया गया तो अब्दुल राशिद डार की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के कुलगाम का ये मामला, जहां सुरक्षा बलों को लगातार आतंकी निशाना बना रहे हैं और लगातार सुरक्षा बल भी आतंकियों का सफाया कर रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच एक पुलिस वाले को निशाना बनाया, जिससे पुलिस वाले की मौत हो गई। असम के धुबरी जिले में भारत बांग्लादेश सीमा से गुजरने वाली ब्रह्मपुत्र नदी पर मुश्किल हालात में भी बीएसएफ के जवान तैनात हैं। पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से वहां ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर है, लेकिन इसके बावजूद बीएसएफ की वाटर विंग के जवान भारत बांग्लादेश की सीमा की निगरानी पूरी मुस्तैदी से कर रहे हैं। बताया गया कि बरसात के मौसम में नदी के तेज बहाव का फायदा उठाकर कुछ लोग गाय भैंसों की तस्करी करते हैं। इसी तस्करी को रोकने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी में कई नावों पर बीएसएफ के जवान तैनात नजर आए। इतना ही नहीं, उफनती नदी में नावों से जवानों की पेट्रोलिंग की कुछ तस्वीरें भी सामने आई। धुबरी जिले का करीब 60 किलोमीटर का इलाका भारत बांग्लादेश सीमा से लगा हुआ है और वहां बीएसएफ के जवानों को जमीन के साथ पानी के रास्तों की भी निगरानी करनी पड़ती है। बताया गया कि असम के धुबरी जिले में बीएसएफ के करीब 4000 जवान तैनात हैं, जिनमें कई जवान बीएसएफ की वाटर विंग का हिस्सा हैं। यानी इन जवानों की तैनाती ब्रह्मपुत्र नदी में भारत बांग्लादेश की सीमा की निगरानी के लिए की गई है। वाटर विंग में तैनात ये जवान नावों के जरिए गश्त कर तस्करी की कोशिशों को नाकाम करते हैं। बताया गया कि धुबरी में ब्रह्मपुत्र के किनारे बीएसएफ की 20 से भी ज्यादा वाटर विंग है। पटना में नर्सों ने अस्पताल में हंगामा किया। बिहार के पटना सिटी में एक अस्पताल में अपनी साथी नर्स से हुई बदसलूकी पर बाकी नर्सों ने हंगामा किया। कोई छुट्टी नहीं, कोई ऑफ नहीं। अगर हम लोग मैनेज करके नहीं आते हैं, थोड़ा सा ये लग जाता है। हम लोग का कंटिन्यू 1 मंथ का ड्यूटी बना है। यूपी के कानपुर में शराब के नशे में धुत एक बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी। राजस्थान के अजमेर में एक अस्पताल के बाहर एक भू माफिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बिहार के जमुई में करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा। यूपी के बरेली में पुलिस ने 5 जालसाजों को लाखों रुपए के सामान के साथ गिरफ्तार किया। ये जो अपराधी हैं, ये साइबर फ्रॉड करके जो है लोगों से ठगी करते हैं। राजस्थान के 12 से अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के लिए मिट्टी और जल भेजा गया। अफ्रीकी देश केन्या ने अपने यहां दूर दराज के इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए खास गुब्बारों के इस्तेमाल की शुरुआत की। सर्च इंजन गूगल की कंपनी अल्फाबेट और केन्या की एक टेलीकॉम कंपनी ने मिलकर लून नाम का यह अनोखा प्रोजेक्ट चलाया है, जिसमें केन्या के लोगों को इंटरनेट की सुविधा देने के लिए आसमान में 60,000 फीट की ऊंचाई पर सौर ऊर्जा से चलने वाले खास गुब्बारे उड़ते नजर आए। केन्या के जिन पथरीले और पहाड़ी इलाकों में मोबाइल टावर लगाना मुमकिन नहीं, वहां हीलियम गैस से भरे ये गुब्बारे उड़ते हुए मोबाइल टावर का काम करते हैं। जमीन पर इंटरनेट स्टेशन इन गुब्बारों को सिग्नल भेजते हैं और उसे ये गुब्बारे एक बड़े इलाके में भेजकर लोगों को इंटरनेट की सुविधा पहुंचाते हैं। इन गुब्बारों के जरिए टेलीकॉम कंपनी के कर्मचारी वीडियो कॉल करते हुए भी नजर आए। खास बात यह कि ये गुब्बारे केन्या से नहीं छोड़े जाते, बल्कि ये हजारों किलोमीटर दूर प्यूर्टो रिको और अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया से सफर करते हुए केन्या पहुंचते हैं। मध्य प्रदेश में मंत्रियों की संख्या पर सुप्रीम कोर्ट ने शिवराज सिंह चौहान सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पूर्व स्पीकर एनपी प्रजापति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि राज्य में मंत्रियों की संख्या संवैधानिक व्यवस्था से ज्यादा है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से पूछा है कि राज्य में 2 जुलाई को 28 नए मंत्रियों की नियुक्ति कैसे हुई। शिवराज सिंह चौहान सरकार ने मंत्रिमंडल का विस्तार कर 28 नए मंत्री शामिल किए थे। नियमों के मुताबिक राज्य में मंत्रियों की संख्या विधानसभा के कुल विधायकों की संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। इस वक्त मध्य प्रदेश विधानसभा में 206 विधायक हैं। याचिकाकर्ता एनपी प्रजापति के मुताबिक मध्य प्रदेश में मंत्रियों की संख्या 30 से 31 से ज्यादा नहीं हो सकती, जबकि फिलहाल मंत्रियों की संख्या वहां 34 है। तारीख तय होने के बाद अयोध्या में पत्थरों की सफाई का काम तेज हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को श्री राम जन्मभूमि मंदिर की आधारशिला रखेंगे, जिसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गईं। कुछ लोग मंदिर बनाने में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों की सफाई करते दिखाई दिए। बड़े पत्थरों को चमकाने के लिए मशीनों की मदद भी ली गई। कई पत्थरों पर रंग रोगन भी किया गया। इन पत्थरों को उस जगह पर पहुंचाने का काम भी शुरू हो गया जहां मंदिर बनना है। भूमि पूजन के बाद भव्य और दिव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण
कार्य शुरू होगा। बताया गया कि इन पत्थरों को तराशने का काम श्री राम जन्मभूमि न्यास कार्यशाला में बीते 28 साल से किया जा रहा था। फर्जी फॉलोअरों के मामले में दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा से पूछताछ हो सकती है। खबर है कि सोशल मीडिया पर फर्जी फॉलोअर के मामले में दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा से पूछताछ हो सकती है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही है। गुजरात सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और राज्य में स्कूल खुलने तक फीस नहीं लेने का आदेश दिया। इसके अलावा छात्रों के माता पिता पर फीस के लिए दबाव बनाने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया। राजस्थान के भरतपुर में हुए राजा मानसिंह हत्याकांड में कोर्ट ने 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही मथुरा की जिला अदालत ने दोषियों पर जुर्माना भी लगाया। हालांकि दोषियों के वकील ने अदालत के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। 35 साल पहले 1985 में राजा मानसिंह को एक विवाद के बाद गोली मार दी गई थी। फैसले से बिल्कुल सहमत नहीं है। फैसले के विरुद्ध हमारे मुवक्किल अपील फाइल करेंगे और उच्च न्यायालय जाने की तैयारी की जा रही है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 11 खेलों के 32 विदेशी कोचों का करार 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया। इनमें कई कोचों का करार इसी साल सितंबर में खत्म हो रहा था। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यह फैसला टोक्यो ओलंपिक्स में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए लिया ताकि उन्हें ट्रेनिंग में कोई दिक्कत न हो। अब बात असम के तिनसुकिया की, जहां तेल के कुएं के पास एक बार फिर से विस्फोट हुआ जिसमें 3 लोग जख्मी हो गए। पहली बार तेल के इसी कुएं में 27 मई को विस्फोट हुआ था, जिसके बाद से कुएं से गैस का रिसाव हो रहा था। लेकिन इससे पहले कि गैस रिसाव पर काबू पाने में कामयाबी मिलती, एक बार फिर इसी कुएं के पास जोरदार धमाका हो गया। इसके बाद वहां से निकलती आग की लपटों और काले धुएं के गुब्बार ने इलाके के लोगों को दहशत से भर दिया। आग भड़कने की जानकारी मिलते ही वहां मौजूद दमकल विभाग के लोग उसे बुझाने की कोशिश में भी जुट गए। आग पर केमिकल का छिड़काव शुरू कर दिया गया, लेकिन कई घंटों की मेहनत के बाद भी बेकाबू आग को बुझाने में कामयाबी नहीं मिली। बताया गया कि गैस का रिसाव रोकने के लिए विदेश से आई टीम के 3 लोग जख्मी हो गए। राजस्थान के दौसा में कोरोना संकट के बीच नगर परिषद के कमिश्नर पर नियमों की अनदेखी का आरोप लगा। बताया गया कि उन्होंने महामारी के कहर के बीच जन्मदिन की पार्टी की। इस पार्टी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें नगर परिषद के कमिश्नर सुरेंद्र मीणा लोगों से घिरे नजर आए। बताया गया कि जन्मदिन की यह पार्टी एक सरकारी भवन में हुई, जहां गुब्बारों से सजे कमरे में भीड़ दिखी। गाने पर थिरकते लोग और कमरे का माहौल देखकर एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि देश में कोरोना फैला हुआ है, क्योंकि इन लोगों के बीच न तो 2 गज की दूरी थी और न ही चेहरे पर मास्क। यही नहीं, जैसे ही नगर परिषद के कमिश्नर ने केक काटा, लोगों के बीच बधाई देने और फोटो खिंचवाने की होड़ लग गई। हद तो तब हो गई जब उन्होंने सुरेंद्र मीणा को केक खिलाने के साथ साथ उनके चेहरे पर भी केक लगा दिया। दौसा में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एक दिन पहले ही वहां की एक सब्जी मंडी में कई कोरोना मरीज मिले थे और ऐसे माहौल में नगर परिषद के कमिश्नर पर नियम तोड़कर जन्मदिन मनाने का आरोप लगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में डबल मर्डर के एक आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने खुदाई करने वाली मशीन से उसके मकान को गिरवा दिया। पुलिस को खबर मिली थी कि आरोपी ने पहले एक महिला और उसकी बेटी की हत्या की और फिर उनके शवों को अपने घर के आंगन में दफनाकर फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसके मकान को गिरवा दिया। खुदाई करने वाली मशीन उसके मकान के हर हिस्से को डहाती नजर आई। इस दौरान पुलिस के अधिकारी भी वहां मौजूद रहे। थोड़ी देर बाद पूरा घर खंडहर में तब्दील हो गया। पुलिस ने दावा किया कि उन्हें घर के अंदर से 2 शव भी मिले। पाया गया कि वहां पर 2 शव हैं जो काफी क्षत और काफी नष्टीकरण की प्रक्रिया में हैं। इस पूरी कार्रवाई से पहले आरोपी का घर सील कर दिया गया। बताया गया कि उसने सोशल मीडिया के जरिए पहले महिला से दोस्ती की और फिर उसकी और उसकी बेटी की हत्या कर भाग गया। विकास दुबे एनकाउंटर केस में जांच कमेटी के लिए यूपी सरकार के सुझाए नामों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी। इस जांच कमेटी की अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज BS चौहान करेंगे, जबकि 2 अन्य सदस्य इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज शशिकांत अग्रवाल और यूपी के पूर्व DGP KL गुप्ता होंगे। ये सारे नाम उत्तर प्रदेश सरकार ने सुझाए। ये कमेटी 1 हफ्ते में अपनी जांच शुरू कर देगी और 2 महीने में रिपोर्ट सौंप देगी, जो सुप्रीम कोर्ट के अलावा यूपी विधानसभा में भी रखी जाएगी। इंडिया आइडिया समिट में कारोबार जगत को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के निवेशकों को भारत में निवेश का न्योता दिया और इसे निवेश के लिए सबसे सही वक्त बताया। American investors often look out for the perfect timing to enter a sector or a country. To them, I would like to say, there has never been a better time to invest in India.
वीगर मुसलमानों के बाद अब चीन में ईसाई समुदाय पर अत्याचार किए जा रहे हैं। दावा किया गया कि वहां चर्चों को तोड़ने और उनमें राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तस्वीरें लगाने के आदेश दिए गए हैं, जिससे जुड़े कुछ वीडियो भी सामने आए। जियांगशी प्रांत से सामने आई तस्वीरों में कई अधिकारी एक चर्च के ऊपर लगे क्रॉस को तोड़ते नजर आए। भारी भरकम क्रॉस को एक क्रेन की मदद से उखाड़कर नीचे गिरा दिया गया। यही नहीं, चर्च के अंदर लगी ईसा मसीह की तस्वीरें हटाकर उनकी जगह राष्ट्रपति जिनपिंग और कम्युनिस्ट नेता माओ की तस्वीरें लगा दी गईं। इसी तरह हेनान प्रांत में भी एक चर्च के ऊपर लगे क्रॉस को तोड़ दिया गया। वहां मौजूद ईसाई समुदाय के लोगों ने जब इसका विरोध किया तो उन पर कार्रवाई की गई। चर्चों में तोड़फोड़ की ये तस्वीरें चीन के कई इलाकों से सामने आई। दावा किया गया कि वहां ईसाई समुदाय के लिए नया आदेश जारी किया गया है, जिसके मुताबिक वो घरों में भी ईसा मसीह की तस्वीर नहीं लगा सकेंगे। कश्मीर के 9 जिलों में एक बार फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया। कश्मीर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद 10 में 9 जिलों में फिर लॉकडाउन लगा दिया गया। बांदीपुरा को छोड़कर बाकी जिलों में 27 जुलाई तक लॉकडाउन लागू रहेगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक पुलिस वाले को बर्खास्त कर दिया गया। आरोप है कि उसने एक आदमी को झूठे केस में फंसाने की धमकी दी थी और उससे 26,000 रुपए भी वसूल लिए थे। खबर है कि तीसरे टेस्ट मैच में बेन स्टोक्स के खेलने की संभावना काफी कम है। इंग्लैंड टीम मैनेजमेंट उन्हें अगले मैच में आराम देने पर विचार कर रही है। वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच शुक्रवार से यह तीसरा टेस्ट मैच शुरू होगा। पंजाब में बुजुर्ग पेंशन योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की बात सामने आई है। अमरिंदर सरकार की ओर से कराई गई जांच में दावा किया गया कि पिछली अकाली दल और बीजेपी सरकार में 30-40 साल की उम्र के लोगों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए पेंशन हासिल कर ली और इस जांच में राज्य के 22 जिलों के 70,000 से ज्यादा लोग अयोग्य पाए गए, जिन पर गलत तरीके से पेंशन हासिल कर सरकारी खजाने को 163 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगाने का आरोप है। इस मामले में सरकार ने इन लोगों से पेंशन के तौर पर हासिल की गई रकम वसूलने का आदेश जारी किया, जिसके बाद अकाली दल के प्रवक्ता और पूर्व मंत्री दलजीत सिंह चीमा ने कांग्रेस सरकार के लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया। एक्शन किसी के ऊपर नहीं होगा, चुप करके लोगों की पेंशन काटनी, 70,000 लोगों को विश्वासघात है, ये बहुत बड़ा कांग्रेस पार्टी का, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चीन के अनहुई प्रांत में हो रही लगातार बारिश के बाद हवाई नदी पर बने बांध का पानी खतरे के निशान के करीब जा पहुंचा। इसे देखते हुए उसके कई दरवाजों को खोलना पड़ा, जिसके बाद पहले से बाढ़ की मार झेल रहे लोगों पर बांध का पानी कहर बनकर टूटा। पानी तेजी से रिहायशी इलाके में घुस गया और वहां की पूरी तस्वीर को बदल दिया। सैलाब से जूझ रहे इलाकों में पानी और बढ़ गया, जिसकी वजह से जो बचे खुचे मकान थे वो भी डूब गए। हालात ऐसे हो गए कि नदी और सड़क की पहचान करना तक मुश्किल हो गया। इन सब के बीच राहत बचाव दल के लोग बाढ़ की वजह से अपने घरों में फंसे लोगों को बाहर निकालते नजर आए और उन्हें नावों पर बिठाकर सुरक्षित जगहों पर ले जाते दिखे। बारिश के बाद वहां की कई नदियों में उफान आ गया, जिसके बाद राहत बचाव दल के लोग किनारों पर मिट्टी से भरी बोरियां रखते दिखे, जिससे आने वाले खतरे को रोका जा सके। अचानक आई इस आफत में जिन लोगों का सब कुछ बर्बाद हो गया, वो अब राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। वहीं पर उनके रहने और खाने पीने का पूरा इंतजाम किया गया। अमेरिका के न्यू जर्सी में एक पोल्ट्री फार्म में आग लगने से करीब 3 लाख मुर्गियों की मौत हो गई। बताया गया कि इमारत के एक हिस्से में लगी आग गर्म मौसम की वजह से तेजी से फैली, जिसमें पूरा पोल्ट्री फार्म आग की लपटों में धधकता नजर आया। इतनी खतरनाक आग ने करीब 3 लाख मुर्गियों की जान ले ली और जो बच गईं वो पोल्ट्री फार्म के बाहर ही बदहवास घूमती दिखी। यह हादसा इतना खतरनाक था कि दमकल कर्मी रात में लगी आग को सुबह तक बुझाते दिखे और फिर जो तस्वीरें सामने आईं उनमें पूरी इमारत राख में तब्दील नजर आई। इतने मलबे को उठाने के लिए एक खुदाई करने वाली मशीन काम पर लगाई गई। बताया गया कि दमकल विभाग को मौके पर पानी पहुंचाने में भी दिक्कत हुई, जिससे आग बुझाने में काफी वक्त लगा। मध्य अमेरिका के देश ग्वाटेमाला में लोगों को कोरोना के खतरे से आगाह करने के लिए कई जगहों पर ताबूतों को रख दिया गया, ताकि लोग उसे देखकर वहां लागू लॉकडाउन का पालन करें और कोरोना की बीमारी को वो हल्के में लेने की गलती ना करें। ग्वाटेमाला जैसे छोटे देश में भी कोरोना तेजी से अपने पैर पसार रहा है। वहां पर अब तक 34,000 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 5,000 लोग अब तक इस बीमारी से अपनी जान भी गंवा चुके हैं। इसके बाद भी वहां के लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे और नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीएमडी मुकेश अंबानी दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट जारी की, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीएमडी मुकेश अंबानी एक पायदान की छलांग लगाते हुए 5वें नंबर पर पहुंच गए। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में आई तेजी की वजह से मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 5,59,000 करोड़ रुपए हो गई। करीब एक हफ्ते पहले ही
मुकेश अंबानी दुनिया के छठे सबसे अमीर शख्स बने थे और अब वो 5वें नंबर पर पहुंच गए। दुनिया के सबसे अमीर लोगों की इस लिस्ट में ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस इस बार भी पहले नंबर पर काबिज है। छत्तीसगढ़ में 11 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 11 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। गाड़ियां जलाने में, प्रेशर आईडी लगाने के बहुत सारे केसेस में इन लोगों का नाम नामजद है। बिहार के बांका में 1200 लीटर जब्त शराब को नष्ट किया गया। राजस्थान के नागौर में हुए एक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। बिहार के रक्सौल में लगातार हो रही बारिश से आई बाढ़ में कई इलाके डूब गए। यूपी के मुरादाबाद में जिला अस्पताल में बने आइसोलेशन वार्ड की तीसरी मंजिल से कूदकर भागने की कोशिश में एक मरीज घायल हुआ। ओडिशा के ब्रह्मपुर में एक गांव में घुसे 12 फीट के कोबरा सांप को वन विभाग के कर्मचारियों ने जिंदा पकड़ा। भारत नेपाल सीमा पर मौजूद गंडक बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से उत्तर बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज समेत कई जिलों में बाढ़ ने भयानक रूप ले लिया। एक दिन पहले गंडक बैराज से 4 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी नदियों में छोड़ा गया था, जिसने उत्तर बिहार के कई जिलों को बेबस कर दिया। गंडक और बागमती नदी के रौद्र रूप से लोग कांप उठे। गांवों से निकलकर बाढ़ शहरों में पहुंच गई। पूर्वी चंपारण के बंजरिया से सामने आई एक तस्वीर में भारतीय खाद्य निगम का दफ्तर बाढ़ के पानी से घिरा दिखा। पूर्वी चंपारण जिले के सिकरहना नदी भी उफान पर है, जिसके चलते इस बंजरिया ब्लॉक में कमर से ज्यादा पानी हो गया है। उत्तर बिहार जिन नदियों का गुस्सा झेल रहा है उनमें बागमती भी है, जो नेपाल से बहती है और सीतामढ़ी के कई इलाकों को गर्दन तक डुबो चुकी है। वहां की एक रिहायशी इलाके से सामने आई कुछ तस्वीरों में एक मंदिर बाढ़ से घिरा नजर आया। बागमती नदी के कहर की वजह से कई इलाकों का संपर्क भी टूट गया। इस भयावह पानी से पूरे प्रखंड जलमग्न हो सकता है। यह स्थिति बहुत विकट है। उत्तर बिहार के 10 से ज्यादा जिलों में पिछले 15 दिनों से बाढ़ का संकट बना हुआ है, लेकिन ये संकट अब गंभीर रूप लेता जा रहा है, क्योंकि नेपाल लगातार उत्तर बिहार की नदियों में पानी छोड़ रहा है और जिन जिलों में ये नदियां कहर बरपा रही हैं वहां बादल भी जमकर बरस रहे हैं, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि उत्तर बिहार की बाढ़ दूसरे जिलों को भी अपनी चपेट में ले सकती है, क्योंकि जिन नदियों से उत्तर बिहार के जिले बेहाल हैं वो गंगा नदी में जाकर मिलती हैं, जिससे बिहार में गंगा और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर भी तेजी से बढ़ने लगा है। कहा जा रहा है कि अगर गंगा का जलस्तर ऐसे ही बढ़ता जा रहा है तो बाढ़ राजधानी पटना तक पहुंच सकती है। पटना में गंगा की सहायक नदी पुनपुन का जलस्तर तो खतरे के निशान के काफी करीब पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने दावा किया कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम शुरू होते ही देश से कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। जन कल्याण के लिए जिस भगवान का अवतरण हुआ था उस समय राक्षस वध के लिए हुआ था। जैसे ही 5 तारीख को राम मंदिर का निर्माण शुरू होगा, वैसे ही कोरोना जैसे संक्रमण और महामारी का विनाश होना भी शुरू हो जाएगा। सेरो सर्वे केवल दिल्ली में नहीं बल्कि देश के 11 ऐसे शहरों में हुआ जहां कोरोना का असर सबसे ज्यादा हुआ। इनमें कुछ शहरों में सर्वे के चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। इन सभी 11 शहरों में सेरो सर्वे केवल कंटेनमेंट जोन में हुआ, जिसका मकसद ये जानना था कि कितने लोग कोरोना वायरस की चपेट में आए। सेरो सर्वे के तहत इन जगहों पर लोगों के ब्लड सैंपल लिए गए और ये देखा गया कि लोगों में कोरोना वायरस से लड़ने वाली एंटीबॉडी बनी है या नहीं बनी। कोरोना का सबसे ज्यादा असर अहमदाबाद में हुआ, जहां 496 लोगों पर हुए टेस्ट में करीब आधे लोगों में एंटीबॉडी मिली। मुंबई में यह टेस्ट 495 लोगों पर हुआ, जिनमें 36% से ज्यादा लोगों में एंटीबॉडी पाई गई। आगरा में हुए 500 टेस्ट में 22% से ज्यादा लोगों में एंटीबॉडी मिली और पुणे के कंटेनमेंट जोन से लिए गए 504 सैंपल में भी करीब 20% लोगों में एंटीबॉडी मिली। इनके अलावा 6 शहर और भी हैं जिनमें सर्वे हुआ, लेकिन उन शहरों में 8% से भी कम लोगों के खून में कोरोना से लड़ने वाली एंटीबॉडी मिली। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के साथ मिलकर यह सर्वे मई में करवाया था, जिसके नतीजे अब सामने आए। चीन पर अमेरिका की सख्ती लगातार बढ़ रही है। अमेरिका ने चीन को ह्यूस्टन का अपना राजनयिक दूतावास 24 जुलाई यानी कि कल तक बंद करने का आदेश दिया है। अमेरिका ने चीन पर आरोप लगाया है कि वो राजनयिकों की मदद से जासूसी और वैज्ञानिक शोध की चोरी की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने आरोप लगाते हुए चीन को ह्यूस्टन का राजनयिक दूतावास बंद करने का आदेश दिया है। अमेरिका के इस फरमान पर चीन ने भी आंखें तरेरी और इसे गैरकानूनी बता दिया। बताया यह भी जा रहा है कि चीन भी वुहान के अमेरिकी दूतावास को बंद करने का आदेश दे सकता है। ईडी ने खाद घोटाले के मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के ठिकानों पर छापेमारी की। अग्रसेन गहलोत खाद और बीज का कारोबार करते हैं
और ईडी ने खाद घोटाले के मामले में जोधपुर में उनके घर समेत 6 ठिकानों पर छापेमारी की। अग्रसेन गहलोत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई हैं और खाद घोटाले में उनका नाम साल 2017 में आया था, जिसके बाद उनकी कंपनी पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया था। इस मामले में ईडी ने राजस्थान और महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में छापेमारी की। सेक्स रैकेट मामले में सोनू पंजाबन को 24 साल की सजा सुनाई गई। दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने सोनू पंजाबन को 24 साल और उसके एक साथी को 20 साल की सजा सुनाई। अदालत ने सोनू पंजाबन को अपहरण और सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में दोषी करार दिया था। तेलंगाना सरकार ने शहीद कर्नल संतोष बाबू की पत्नी को डिप्टी कलेक्टर नियुक्त कर दिया। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने शहीद की पत्नी को इसका नियुक्ति पत्र सौंपा। कर्नल संतोष बाबू गलवान में चीन के सैनिकों से हुई झड़प में शहीद हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट अगले महीने ये तय करेगी कि क्या अदालत में पहले की तरह सुनवाई होगी या नहीं। इसके लिए कोर्ट ने 7 जजों की एक कमेटी बनाई है। इन दिनों कोरोना की वजह से सुप्रीम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सिर्फ जरूरी मामलों की सुनवाई हो रही है। सूरत में पुलिस ने नकली इंजेक्शन बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया और इस मामले में 2 आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी 40,000 के इंजेक्शन 1 से 1.5 लाख रुपए में बेचा करते थे। इस बीच यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के कार्यक्रम में अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने एक बार फिर चीन की आक्रामकता पर निशाना साधते हुए भारत के साथ अपने अमेरिका के संबंधों को मजबूत बताया। उन्होंने गलवान में भारतीय जवानों की शहादत पर संवेदना भी जताई। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत की मजबूत स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि चीनी कंपनियों पर निर्भरता खत्म करने के लिए भारत के पास ये अच्छा अवसर है। The recent clashes initiated by the PLA are just the latest examples of the CCP's unacceptable behavior. We were deeply saddened by the deaths of 20 Indian service members. I'm confident that with our concerted efforts, we can protect our interests. I especially commend India's recent decision to ban 59 Chinese mobile apps, including TikTok, that present serious security risks for the Indian people, and I'm confident our partnership is only getting stronger. बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में एक लड़की की मौत के मामले में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि लड़की की हत्या की गई थी और राज्य सरकार जांच में लापरवाही बरत रही है। यही वजह रही कि पार्टी के कुछ नेताओं ने इस मामले में प्रदर्शन किया, जिसमें बंगाल बीजेपी के उपाध्यक्ष राजू बनर्जी भी शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान इन लोगों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस वालों ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो जमीन पर बैठ गए, जिसके बाद पुलिस वालों ने जबरदस्ती उन्हें अपनी गाड़ी में बैठा लिया। हालांकि इस दौरान बीजेपी नेता लगातार उन्हें रोकने की कोशिश करते रहे। राजू बनर्जी की तो पुलिस वालों के साथ बहस भी होती रही। यही नहीं, पुलिस की गाड़ी में चढ़ने के बाद भी वो लगातार नारे लगाते रहे। बीजेपी का आरोप है कि युवती की मौत से पहले उसका रेप भी किया गया और इसीलिए पार्टी नेता लगातार इस मुद्दे पर ममता सरकार को घेर रहे हैं। बिहार के बेतिया में पानी में डूबी सड़क को पार करने के चक्कर में एक मोटरसाइकिल सवार की जान बाल बाल बच गई। बाढ़ के पानी का बहाव सड़क पर इतना तेज था कि वो मोटरसाइकिल के साथ ही उसमें बहता चला गया, जिसके बाद वो एक पेड़ को पकड़कर उसके सहारे खड़ा हो गया और अपनी जान बचाने की कोशिश करता दिखा। पानी के बीच में फंसे आदमी को देख आसपास के लोग उसकी मदद के लिए दौड़े और उसे वहां से किसी तरह बाहर निकालने की कोशिश शुरू की। उन्होंने उस तक किसी तरह एक रस्सी पहुंचाई। किसी तरह उसने रस्सी पकड़ी और उसे पकड़कर वो पानी से बाहर आता दिखाई दिया। तेज लहरों से लड़ते हुए वो आखिरकार बाहर निकलने में कामयाब रहा और तब जाकर उसकी जान में जान आई। दिल्ली के शकरपुर इलाके में 2 बदमाशों की घर के बाहर से एक बच्ची को अगवा करने की कोशिश नाकाम हो गई, लेकिन इस दौरान आरोपी ही दहशत में आ गए। साथ ही ये पूरी घटना घर के बाहर गली में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड भी हो गई, जिसमें पैंट शर्ट पहने 2 बदमाश दूर एक बाइक के पास खड़े दिखे। वो एक घर के बाहर से बच्ची को उठाकर भागते नजर आए, लेकिन तभी घर के अंदर से उसकी मां दौड़ती हुई आई और गुंडों के ऊपर कूद पड़ी। उसने अपनी बच्ची को उनसे छीन लिया। जब प्लान पर पानी फिर गया तो एक बदमाश तो पैदल ही मौके से रफू चक्कर होता दिखा, लेकिन शोर सुनकर एक आदमी उनके पीछे भागता नजर आया। इस बीच अपहरण करने आए लड़कों को एक दूसरे आदमी ने देख लिया। उसने सूझबूझ दिखाई और उनका रास्ता रोकने के लिए गली के बीच में स्कूटर खड़ा कर दिया। गुंडे जैसे ही उसकी तरफ आए, आदमी ने बाइक सवार बदमाश को धक्का देकर गिरा दिया और दूसरे को पकड़ लिया। पीछे से भागते हुए आ रहे पहले आदमी ने भी उसका साथ दिया। थोड़ी हाथापाई हुई, लेकिन अपहरण करने आया लड़का हथियार दिखाकर भाग निकला। इस बीच बाइक से गिरे बदमाश ने भी मोटरसाइकिल वहीं छोड़ दी और अपना हेलमेट एक पड़ोसी को मारकर भाग खड़ा हुआ। हालांकि बाद में पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया।
दिल्ली के शकरपुर इलाके में 4 साल की बच्ची के अपहरण की कोशिश के मामले को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सुलझा लिया। पुलिस के मुताबिक बच्ची के चाचा ने ही 20 लाख रुपयों का कर्ज उतारने के लिए अपनी भतीजे के अपहरण की साजिश रची थी। पुलिस ने बच्ची को अगवा करने की कोशिश के आरोप में उसके चाचा और एक साथी को गिरफ्तार कर लिया। अपने ही भतीजी की किडनैपिंग की साजिश क्यों रची? कितना कर्जा था? 20-30 लाख रुपया। कोई काम धंधा नहीं था।